हम लोग सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस के लिए, एसएसटी के लिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी वन है? ऑप्शन है कोंधारी वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका, मैंग्रोव वन। ज्वारी वन मैंग्रोव वन का उदाहरण है। दूसरा सवाल है, ज्वारी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्षारीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या उपरोक्त सभी? ज्वारी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज्वारी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्षारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं और तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अधिकतम है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या नेपाल। कौन से देश की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वह अधिकतम लंबा है, मैक्सिमम लेंथ है उसका? आंसर होगा इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है भारत के साथ। अगला सवाल है, किस देश की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई न्यूनतम है, सबसे कम इंटरनेशनल बॉर्डर भारत के साथ किसका है? चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो है अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सबसे लंबा बांग्लादेश और सबसे छोटा अफगानिस्तान। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या पर्वतीय मृदा। किसमें सबसे अधिक होता है नमी ग्रहण करने का मॉइस्चराइजर? किसमें? आंसर है काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा में सबसे अधिक नमी ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगला सवाल है, निम्न में किस मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम जानते हैं? कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? ऑप्शन है मरुस्थलीय, जलोढ़, काली या पर्वतीय। इसका आंसर है काली मृदा। काली मृदा को ही हम रेगुर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जल विद्युत या जीवाश्म ईंधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? तो आंसर है इसका डी, जीवाश्म ईंधन है सो अनवीकरणीय है। बाकी सबका नवीनीकरण होता है। ये इसको हम कितना भी खर्च करें खत्म नहीं होगा। ज्वार ऊर्जा को भी खर्च करें खत्म नहीं होगा। जल विद्युत को भी कोई लिमिटेशन नहीं है। जीवाश्म ईंधन हमारा खत्म होता जा रहा है। ये है सो अनवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल पंजीयन दर या स्वास्थ्य एवं पोषण। तो एचडीआई का घटक हमारा स्वास्थ्य और पोषण नहीं है। बाकी हम एचडीआई में प्रति व्यक्ति आय को मापते हैं, जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा देखते हैं और सकल पंजीयन दर देखते हैं। ये तीनों देखते हैं। ये एचडीआई मानव विकास सूचकांक में तीनों पाया जाता है। बाकी ये स्वास्थ्य और पोषण नहीं है एचडीआई का घटक। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग है एक स्वायत्त शासी संस्था, एक सलाहकार संस्था, एक संवैधानिक संस्था या एक वैधानिक संस्था? किस प्रकार की संस्था है वित्त आयोग? तो ये इसका आंसर है एक संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग फिनांस कमीशन है, क्या है? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगला सवाल है, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं बौद्ध विहार या मंदिर, बकरी की प्रजाति किस्म, सौल की किस्म या बौद्ध भिक्षु। तो लद्दाख में जो गम्पास पाया जाता है वो किसका किस्म है? आंसर है बौद्ध विहार या मंदिर। बौद्ध विहार या मंदिर को क्या कहते हैं? गम्पास कहते हैं। अगला सवाल है, कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी नदी। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन है इसका सी सही उत्तर है, हुगली नदी। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो हमारा है अरब सागर में स्थित है। सही उत्तर है अरब सागर। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 33, 34, 35, 36। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या 36। अगला सवाल है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीप में मानव जाति निवास करती है? 10, 11, 12, 13। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में 11 जो है
जो है द्वीप समूह, द्वीप, उसमें मानव जाति निवास करता है, आदमी निवास करता है। अगला सवाल है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कल्पक्कम। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन है? आंसर हो जाएगा डी, कल्पक्कम हमारा क्या है? परमाणु शक्ति का केंद्र है। अगला सवाल है, मणिग्राम और नामदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ था हमारा। क्या क्या था? क्या नाम था? मणिग्राम और नामदेशी व्यापार संघ थे। अगला सवाल है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? अस्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता या महलवाड़ी। आंसर हो जाएगा अस्थायी समझौता। अस्थायी समझौता इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, 1793 में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तालुकदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या उपरो सभी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी 1793 में, उसको तीनों नाम से जानते हैं, उपरोक्त सभी। इसको तालुकदारी भी बोलते हैं, इस्तेमारी बोलते हैं, जमींदारी भी, और उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्न में किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ में सक्रिय थी बेगम हजरत महल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? 1861 का अधिनियम, 1868, 33 या 58। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। 1858 के अधिनियम से क्या किया गया? भारतीय प्रशासन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। आंसर 1858 इसका सही उत्तर है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।